बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड तो आजकल जिन लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है उनका भी मंडियों में गुजर रहा है, और जिन्होंने नहीं भी करनी वो विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लाजमी जाना चाहिए, एक फेस्टिविटी का समा है शहर में हर जगह। बावजूद इसके कि दफ़ा 144 का नफाज हुआ है, लेकिन हर जगह आपको मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएँ, लोग जो है वो ग्रुप्स में बकरे लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, आपको नज़र भी आ रहे हैं। और कुछ पॉइंट्स पे तो मिनी मंडियाँ खुद साख्ता बना ली गई हैं। खैर, इस पर तो इंतज़ामिया का सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से। उनको ही कुछ लोग अब कहते हैं कि जी यही 4-5 दिन रह गए हैं, काम करने दिया जाए। बहुत दूर से व्यापारी आते हैं, मंडियों में इंतज़ामात नहीं होते। अब अगर हम इसकी तायीद कर दें तो हमें लोग गलत कहते हैं कि जी आप तो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खैर, ये 4-5 दिन आप जितनी मर्जी कानून फॉलो भी करने की कोशिश कर दें, दफ़ा 144 का नफाज भी कर दें, ये होता रहा है और मेरे ख्याल से होगा भी। बाकी मंडियों में जो है इस टाइम रेट खासे ज़्यादा हैं, लोग भी परेशान नज़र आ रहे हैं। आगे चल के हमने मंडियों की सूरत हाल भी ज़रूर आपसे डिस्कस करनी है, और इसके साथ साथ महंगाई की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। ईद से रिलेटेड हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी गर्मी के हवाले से बात कर लेते हैं। गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा है, कुछ इलाकों में लोड शेडिंग भी हो रही है। तो कल की अगर हम बात करें तो लाहौरियों का तो पसंदीदा मशगला है, बहुत बड़ी तादाद में मनचले चले जाते हैं जी नहर में नहाने के लिए। उस तरफ भी आएंगे। आज की हमारी पहली खबर भी यही है जी, पाबंदी के बावजूद जो है लोग नहर पे नहाने के लिए चले जाते हैं। बाय द वे, यहाँ पे भी दफ़ा 144 का नफाज है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहले आ जाते हैं लोड शेडिंग पे। सिप्रा साहब, लोड शेडिंग का शेड्यूल आजकल क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 3 घंटे से लेकर 7 घंटे तक लोड शेडिंग है, और 7 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो लेस्को के 2 फीडर्स हैं जिनका लाइन लॉसेस 60+ है। बाकी 5-6 घंटे 4 घंटे यहाँ पे कम हैं, और जो 3 घंटे है यहाँ पे ज़्यादा लोड शेडिंग। ये अनाउंस है, लोगों को बताया गया लोड शेडिंग। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये वो एरियाज़ हैं जहाँ बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मेरा भी कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने बिजली चोरी के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर रखी है, रेंजर्स, पुलिस, IB, ISI, इन सब को मिलाकर एक मैसिव कंपेन चला रहे हैं, उसके बावजूद बिजली चोरी की जो शरह है वो नीचे नहीं आ रही, और आपको मजबूरन जो लोग बिल भी अदा करते हैं उनको भी साथ मुतासरीन में शामिल करते हुए लोड शेडिंग करें, तो ये मेरे ख्याल में कुछ अच्छी पॉलिसी विफाक की नहीं है। ये घुटने टेकने को मुतरादिफ है। लेकिन अल्टीमेटली देखें, यूनिट्स को बचाना है, लॉसेस को बचाना है, उसकी बुनियाद पे ये सारी चीजें। तो नहीं है, क्यों उन लोगों को तंग कर रहे हैं? मैं वही कहता हूँ। देखें ना, एक गाँव है ना, एक गाँव का जिक्र किया जाता है जहाँ पे 8 मीटर हैं और 250 घर है। अब मुझे बताएं कि 240 या 242 जो घर हैं उनको किस तरह डायरेक्ट सप्लाई से वो बिजली दें? क्वेश्चन तो ये भी है। और छुपके भी नहीं हो रहा होता, छुपके नहीं होता, पॉलिटिकल होता है। सियासतदान कहते हैं हमारे वाटर्स खराब हो रहे हैं। अब सियासत भी आपकी बिजली और गैस पे होती है, तो आप उनको पकड़ते हैं, शाम में फिर लगा लेते हैं, शाम में पकड़ते हैं, सुबह में फिर लगा लेते हैं। उनके तो चूल्हे जो हैं वो भी आपकी बिजली पे चलते हैं। ऐसे तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो फैसला किया गया है कि लोड शेडिंग होनी चाहिए, ये होगी। और जो आपने ईद उल अज़हा का ये शुरू करने से पहले आप जिक्र कर रही थी, मैंने इस तरह आपको बताया कि ईद उल फित्र पर लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग की गई थी। आपने कहा कि गोश्त का मामला है, हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। बांटे, गरीबों को दें, नहीं सवाब कमाएं। वो बांटते भी अक्सर होता है ना। अब क्या होता है कि कुछ रिश्तेदार दूर होते हैं, तो बंदा कहता है शाम में उनके घर हम पहुंचा देंगे। कुछ इस तरह भी है ना शाहिद साहब के पकवान ज्यादा पकते हैं, ये कहा जा सकता है कि ईद पे पकवान ज्यादा पकते हैं, घर में मेहमानों गेस्ट जो है वो ज्यादा आते हैं। ये भी एक रीजन। आप कह रहे हैं कि मुस्तस्ना करार देना चाहिए ईद के दिनों में। बिल्कुल 3 दिन तक तो चलो लोड शेडिंग से, 3 दिन तक चलो लोड शेडिंग में तो देते भी रहे हैं, हाँ मुतालबा भी कर देते, हाँ होता भी रहा है। ईद के दिनों में जिस तरह गर्मी है, शायद गवर्नमेंट को थोड़ा आ जाए ख्याल, तो वो कह दें। मुश्किल भी नहीं है मेरे ख्याल से, कोई तलब और रसद मुश्किल काम ना, तलब तो रसद तो अभी भी बराबर है। वही तो कह रही हूं, अभी भी आप पूरे रीजन में आप लोड शेडिंग फ्री उसको करार दे सकते हैं। आप कल जो है वो 3000 डिमांड थी, 3000 सप्लाई थी। इसी तरह वर्किंग डेज में आप 4000 पे डिमांड थी, 4000 आपको सप्लाई थी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है 300-400 मेगावाट सरप्लस होती है, आपका बिजली इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी जनरेशन के पैसे, उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स वो आपको अदा करना पड़ते हैं बिलों की सूरत में। इस तरह के भी मामलात हैं। सवाल ये है कि हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, ठीक है बिजली महंगी है, बाकी भी मसाइल हैं, लेकिन चोरी अगर हम लोग करें और उससे वजह से मुल्क कौम को नुकसान पहुँचाएँ,
तो बराह रास्त जो इसका नुकसान ना होता तो है इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, बट ना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि अगर हम आप बिजली चोरी नहीं कर रहे तो हमारे इलाके में लोड शेडिंग हो आप रही है। देखें हम ना, क्यों भुगते हैं भाई? आपके जिस साइड पे आप रहती हैं वहाँ पे भी कई फीडर्स हैं जो लोड शेडिंग के जुमरे में आते हैं और वहाँ लोड शेडिंग की जाती है। उसकी क्या वजह, वो तो शहर है आपका और गुंजान आबाद इलाका है, ऐसे ही है। लेकिन लोड शेडिंग है। और जहाँ पे इमरान है ये वाले एरियाज अच्छे हैं, बेहतर हैं, इकबाल टाउन का एरिया है, यहाँ लोड शेडिंग नहीं है। इसी तरह शहर के अंदर भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ बिजली की लोड शेडिंग क्यों की जाती है, लाइन लॉसेस की बुनियाद पे। अगर विद इन सिटी आपके पास लॉस मौजूद है और बिजली चोरी की शरह सामने आ रही है तो मज़ाफ़ात में क्या हालात होंगे? बिल्कुल ऐसे। मज़ाफ़ात में तो बड़े आराम से आपने टोका भी उसी पे चलाना है, आपने ट्यूबवेल भी डायरेक्ट सप्लाई से चलाना है, बाकी चीज़ें जो आपकी हैं वो भी उसी तरह चलनी है। तो इस तरह ये मामला चल रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इस मैसिव कैंपेन के दौरान जो आपने 8 अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ी है, No doubt, और हम उसकी उसको रिकवरी, appreciate हाँ करते हैं। उसकी रिकवरी 33% है। और उसका जो मैं आपको बताता हूँ, जब ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की हदायत की रोशनी में, उस ओवर बिलिंग के खात्मे के बाद ये लॉस सामने आया। ये लाइन लॉसेस ओवर बिलिंग में छुपाए हुए थे। सही। तो वो जो लॉस सामने आया, अब वो देखना 1 अरब 53 करोड़ यूनिट्स हैं, उसकी बुनियाद पर ये लॉसेस सामने आए हुए हैं। और उनको 1 अरब 53 करोड़ यूनिट्स को आपने थेफ्ट की मद में, डिटेक्शन की मद में कब पूरा करना है और ये लोड शेडिंग कब खत्म होगी, ये सारे सवालात ना लेस्को चीफ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी करेंगे बिजली चोरी रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये भी हम उनसे, क्योंकि बहुत लोगों का ना इस टाइम बड़ा दुखती रख भी है, क्योंकि आपको पता है बिल इतने ज़्यादा भारी भरकम आ रहे हैं। और ये भी पूछ लेंगे कि बिजली आगे महंगी होनी है कि नहीं। इमरान यूनुस साहब, दफ़ा 144 नाफिज है और मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली अगर हम गुज़िश्ता दिनों से देखें ना, शिद्दत गर्मी की कम थी। कल भी 1-2 दिन के शाम में हवाएं चलने लग जाती हैं। मौसम कल सारा दिन मुझे तो बादल भी नज़र आते रहे हैं, आंख मचोली रही है। सो वो उसके बावजूद अगर आप नहर पे इतना रश देखें, कहाँ गई दफ़ा 144? नहीं, मुझे ये बताएं कि ठीक है आप नहर पे दफ़ा 144 आपने नाफिज की है कि गवर्नमेंट जो है उसका स्टांस ये है कि जी लोग, नौजवान जो हैं, बच्चे जो हैं वहाँ डूब जाते हैं। इसके साथ वो ये कहते हैं कि कई रोड एक्सीडेंट जो है नहर के गिर्द होते हैं सिर्फ इस वजह से कि बच्चे जो है नहाते हुए मेन रोड पे आ जाते हैं और अगर उनकी जान को ख़तरा ना हो या उनका कोई हादसा ना हो, गाड़ियाँ जो हैं जब ब्रेक लगाती हैं, 6-6, 7-7 गाड़ियाँ जो हैं वो हमने भी देखा है कि नहर पे वो हादसा का शिकार होती हैं। ठीक है, आपने दफ़ा 144 लगा दी। मुझे अब ये बताएं कि आपने अवाम को सस्ती तफरीक क्या दी? आपको पता है कि आप हर साल दफ़ा 144 का नफाज करते हैं, लेकिन आपकी ये पाबंदियाँ जो हैं वो हवा में उड़ा दी जाती है बच्चों की जानिब से। फिर आप कितने के बच्चों को गिरफ्तार करेंगे या किन के खिलाफ FIR करवाएंगे? आपने ये भी कहा कि जिनके बच्चे वहाँ पर नहा रहे होंगे, अगर वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई जो है वो होगी। ये भी कैंपेन ज़िला इंतज़ामिया ने एक बार चलाई थी पुलिस की मदद से, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, ये चीज़ गलत है कि हर साल कोई ना कोई बच्चा जो है वो हम ख़बर सुनते हैं कि बच्चा जो है वो बेचारा डूब गया है, सिर्फ नहर में नहीं बल्कि रावी में भी और BRB और जितनी नहरें हैं वहाँ पर भी। तो ठीक है, अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन आवाम को ऐसी गर्मी में ऐसी तफरी जो है, सस्ती तफरी हुकूमत की जानिब से कहाँ दी जाती है? सरकारी सतह पर हालांकि ऐसे पूल जो हैं वो बनाए जाने चाहिए जो कि सस्ते हों। प्राइवेट तौर पे तो होंगे, ठीक है, रायवेंड के एरिया या जो बरकी वाली साइड है वहाँ पर तो ठीक है, फार्म हाउसेज जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकारी तौर पर ये नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये आ गई गर्मी के हवाले से, जैसे आप बात कर रही थी और शायद सिप्रा साहब भी ये बात कर रहे थे, मुझे सॉरी टू से मुझे इस मंतक की समझ नहीं आती कि जहाँ पर बिजली चोरी जिन इलाकों में ज़्यादा होती है वहाँ पर आप लोड शेडिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काबिल सताइश है। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने तो पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो सुना है, जिस तरह रेंजर को साथ लेके, पुलिस को और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको साथ लेकर एक्शन जो है वो किया जा रहा है। और करोड़ों रुपए की बिजली चोरी जो है वो अरबों रुपए की यूनिट की चोरी जो है वो पकड़ी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि उन एरियाज़ में जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है आप वहाँ पर जाके जो है वो बिजली लोड शेडिंग जो है वो बढ़ा दें। देखिए, शहरों में बिजली मेरे ख्याल के मुताबिक, पता नहीं शायद सिप्रा साहब मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे या नहीं, शहरों में बिजली चोरी की शरह जो है वो कम है बनिस्बतन जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो शहर के गिरदोनवा के एरियाज़ हैं, वटेवर वो कमर्शियल हैं या डोमेस्टिक सप्लाई है वहाँ पर, जिस तरह बॉर्डर के एरियाज़ हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से बिजली चोरी वहाँ देखी हुई है, मैंने खुद देखा हुआ है कि वो डायरेक्ट कुंडे जो हैं वो लगाते हैं
हम जब पाकिस्तान और भारत के हालात कशीदा हुए थे तो हम कवरेज के लिए गए थे, तो वहाँ अभी मगरिब की अजान भी नहीं हुई थी, असर की हुई थी। हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो कैसे कुंडे डाल रहे थे। लंबी उन्हें स्टिक्स रखी हुई थी, उसके साथ असर के बाद उन्होंने कुंडे लगाना शुरू कर दिए। और फिर जब उनसे पूछा, कहते जी हम सुबह उतार लेते हैं 9-10 बजे, तो सारी रात वो कहते हैं यहाँ पर रात के वक्त दिन चढ़ा होता है। ठीक है, लेस्को अपना काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है और अपनी सज़ाएं जो हैं वो उनको सख्त करने की ज़रूरत है। ये लोग पहुंचा रहे हैं जी। अच्छा जी, अगली खबर है, तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएगी। मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब हर मैकेनिकल झूला हिफाजत से पार्क है। मैं वैसे ये सोच रही हूँ, मैं वाकई खुद सोच रही हूँ, मैं अपने ज़हन में सोचना शुरू कर दिया कि 1-2 पार्क्स होंगे शायद। गुलशन इकबाल पार्क में लगे हुए हैं, देखें गुलशन इकबाल पार्क है, उसके बाद रेस कोर्स में थोड़े से झूले लगे हुए हैं, लेकिन माजरत के साथ हमारी ज़िले इंतज़ामिया के अंडर भी कुछ एरियाज ऐसे आते हैं जिनमें पार्क्स हैं। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो है वो पार्क्स की हालत जो है बेहतर बनाए। इसके अलावा पीएचए की, मुझे तो लगता है कि पीएचए के पास आज आगे सिर्फ 2 ही पार्क्स रहते हैं, एक है रेस कोर्स और दूसरा है गुलशन इकबाल पार्क। वो भी क्यों कि जी हुकूमती नुमाइंदों की या हुकूमत की या सरकार की जहाँ भी नज़र पड़ेगी, जेल रोड से गुजरेंगे तो उन्हें रेस कोर्स नज़र आएगा। खैर गुलशन इकबाल पार्क से तो कभी गुजरते नहीं होंगे, उनकी सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ रेस कोर्स की तरफ होती है कि इस चूँकि उसके पीछे जियो आ रहा है कि जी इसको बेहतर कर दिया जाए। उसके अलावा आपके इलाके में, मेरे इलाके में, बल्कि शाहिद सिपरा साहब ने एक दिन दावत की हम तमाम रिपोर्टर्स की, तो मैं इनका घर ढूंढते ढूंढते शादमान की बात कर रहा हूँ कि बैक साइड पे एरिया में मैं गया, वहां पर मैंने पार्क देखा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जी देखे शादमान में पार्क की ये हालात है। बिल्कुल। तो इन पार्क्स का ख्याल किसने करना है भाई? क्या सिर्फ लाहौर में गिनती के 2-3 पार्क्स रह गए? वाकई ये 2-3 पार्क्स में हैं, और भाई झूलों को छोड़े, हर पार्क में छोटे छोटे बेंचेस जो है वो लगाना और छोटे छोटे एक्सरसाइज का वो छोटे छोटे जो लोहे के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लगाना इनकी जिम्मेदारी है, वही टूटे पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बैठने के लिए सीट्स दे दें, बुनियादी ज़रूरतें, वॉशरूम की सहूलत हो, पानी की सहूलत, यही नहीं है, तो मैकेनिकल झूले तो बहुत दूर की बात है। बट अगर आप ये 2-3 पार्क में जहाँ हैं भी यकीनी बना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है जी। बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले। एक कमेंट कर दें, ब्रेक की तरफ चलें। देखिए बिल्कुल, इमरान तो अपनी जगह पे ठीक है कि सहूलतें नहीं हैं, लेकिन जो पॉइंट इस खबर में रेज किया गया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ ज़रूरी है ना। हाल ही में आप देखें, एक अब मुझे शहर नहीं याद कौन सा शहर है जहाँ पे वो झूले से एक लड़की जो है वो गिरी और उसकी डेथ हो गई, शायद सरगोदा साइड है या खुशाब वाली साइड पे कहीं पे हुआ है। तो इस तरह की अनहोनी या जो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, तो इनसे बचने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वहाँ जितने भी झूले लगे हुए हैं, और बच्चों ने ही झूले झूलने हैं, बड़ों ने तो नहीं झूलने, तो उसका ख्याल रख लें या उसकी सेफ्टी मेजर्स को ले लें, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। जो बट इंतजामिया यकीनी बना ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक पेपर ही बनना है ना। हाँ, वही कह रही हूँ ना, इंतजामिया का जो जो सब्जेक्ट है। आपने लास्ट वीक कहा था सब्जियां महंगी नहीं होंगी, अभी मैंने खबर भी देख ली कि महंगी होना शुरू हो गई है। क्या महंगी हो, मुझे बताएं क्या महंगी? ये तो अभी मैंने खबर देखी है। ईद है जी, ईद है और लाहौरी कारोबारी अफराद फरोशी ना करें। कहाँ लिखा? मैं वैसे मार्केट नहीं गई, लेकिन यहाँ मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा रखा है, सब्जियों की कीमतों में। हमारी रिपोर्टर भी यही बता रही थी। खैर, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। T20 सीरीज, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने मतूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके फतह समेटी। इमरान यूनुस साहब। अब भाई मैं आपको बताऊं कि पीएसएल जब से शुरू हुआ है, 10 एडिशन हो चुके हैं ना, जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, ये पहला पीएसएल था जिसके मैच मैंने पूरे नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? मैंने कभी मैचेस नहीं छोड़े, सिर्फ जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा और जिस बुरी तरह शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को, उसके बाद लिटरली मैंने मैच देखना बंद कर दिया। हाँ, खुद तो मैं हर वीकेंड खेलता हूँ, लेकिन मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी। क्रिकेट मैंने देखना छोड़ दी। लेकिन इस बार पीएसएल में जो टैलेंट सामने आया है, यकीन जाने, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि 4-5 नए लड़के जो हैं पीएसएल में इतने शानदार निकले हैं, इतने शानदार मिले हैं कि उन पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तानी टीम जो है बहुत मजबूत हो सकती है। अब ये जो नई पाकिस्तानी टीम जो इस बार मैचेस हुए हैं बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के, तो उसमें 1-2 प्लेयर जो हैं जैसे साहबजादा फरहान हो गया और नवाज़ हो गए,
इन्होंने बहुत अच्छा खेला है और मेरे ख्याल के मुताबिक स्पेशली इन दोनों को जो है वो वनडे में खिलाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ठीक है, मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो आती हैं, दूसरे ममालिक में जाती हैं और वहाँ क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में कोई भी टीम आती है और उसका जैसे वालेहाना इस्तकबाल किया जाता है और फिर उसको जो फेयरवेल दी जाती है, ऐसी रिवायत मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखी। अब आप ये देखें कि कल उनको जो इस्तकबालिया दिया गया है, आप यकीन जाने कि मैं उनके तासरात जो है वो सोशल मीडिया पर भी देख रहा था और उनके खुद के जो ट्विटर अकाउंट्स है वहाँ पर भी देख रहा था। वो ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि हमारी सरकार और उसके साथ चेयरमैन पीसीबी की भी इतनी तारीफ कर रहे थे। मैं कह रहा था इतनी तारीफ तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नहीं की होगी। फिर उनको जो हमारे गवर्नर हाउस में या गवर्नर साहब जो हैं उनकी तरफ से, फिर वज़ीर मुमलिकत की तरफ से और फिर ऐसे सदर मुमलिकत की तरफ से जो सताइश जो है वो दी गई, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी रवायत है और पाकिस्तान हमेशा इस रवायत को जो है वो साथ रखता है। बिल्कुल ऐसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने पुरअमन सा एक मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले आपने देखा हालात की कशीदगी के बावजूद कितने ज़बरदस्त तरीके से PSL के मैचेस का रिज्यूम होना इंतजामिया को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद अब T20 सीरीज शायद सिप्रा साहब 3 महीने से मुसलसल क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में। ऐसे ही है, बिल्कुल। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंतहाई एहसन तरीके से, इंतहाई महफूज तरीके से वो क्रिकेट हुई है। और आपकी इंटरनेशनल टीम यहाँ इंटरनेशनल टीम आ गई, उसका PSL का जिक्र किया इमरान ने, आपके कराची, पिंडी और उसके बाद यहाँ पर मैचेस हुए। सारे मैचेस में लोगों ने किस तरह गए, शायकीन क्रिकेट की कितनी बड़ी तादाद गई। देखें बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए कितनी बड़ी तादाद में लोग गए। इसका क्या मतलब है कि शायकीन क्रिकेट जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं। गालिबन आप भी गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा सका। मैं वो बोलते बकरे प्रोग्राम के लिए गया हुआ था, तो उस टाइम पे मैं नहीं देखने जा सकता। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट की तो वापसी हो गई, पाकिस्तानी टीम की जो जीत है, शुक्र है जीत की वापसी हुई है। हाँ, सबसे बड़ी बात जो ये बड़ा मसला है, ये वर्ल्ड कप के बाद बड़े मायूस थी कौम। उसके बाद जो इन्होंने न्यूजीलैंड का जिक्र किया उसके लिए, उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन PSL में थोड़ा सा माहौल दोबारा क्रिकेट का बना और इन द मीन वाइल जो है वो आपने ये सीरीज़ जीत ली है, मेरे ख्याल 3-0 से जीती है, सारे मैचेस से जीत गए। तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट की वापसी होना ये बड़ा खुश आइंद है। हम लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। हम लोग नहर का पहले जिक्र कर रहे थे, भाई हमारे पास कोई इस तरह का फेस्टिवल ही नहीं है कि जो हम लोग इंजॉय कर सकें। क्रिकेट को हम उस तरह लॉरी उस तरह इंजॉय करते हैं। हब्स था, धूप थी, ओपन एयर बैठना बड़ा मुश्किल था, घर के बाहर खड़े हो ना आपको लग पता रहा था हीट। उसके बावजूद लोग देखने गए और इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज गई, बच्चे देखने के लिए गए। इसलिए मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट आपके चेयरमैन साहब को जाता है कि उन्होंने जो इस्तकबालिया दिया। वो इस्तकबालिया देने का क्या मकसद होता है? आपका एक नेक शगुन होता है, आप उनको उनकी आमद को स्पेशल फील करा रहे होते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, हम मेज़बान हैं, आप लोग मेहमान हैं। और उनको सदर ममलिकत से मुलाकात करवाना, उनके साथ ग्रुप फोटो होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जो है ना वो ये सॉफ्ट, ये मुल्क का सॉफ्ट इमेज है। जो ये खिलाड़ी क्या होते हैं, ये सफ़ीर होते हैं, आपके एम्बेसडर्स हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने जाना होता है, हर जगह पे जाके खेलना होता है। इसलिए मेरे ख्याल में जो मेहमानों की तवाज़ो की गई, क्रिकेट खेली गई, ये सारी चीज़ें बहुत खुश आइंद हैं और हमें आइंदा भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे। और क्रिकेट के ख़िलाफ़ जो हमारा हमसाया मुल्क हमेशा साजिश करता रहा है, उसको एक दफ़ा तो हमने जवाब दे दिया है और आइंदा भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। लेकिन हमें क्रिकेट के साथ खड़े होकर इस खेल को आगे बढ़ाना है ताकि लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम देख रहे हैं, अच्छा अब कुछ और ऐसे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो फ़रोग पाते हैं, बेहतर होते हैं। और इस चीज़ की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई दुश्मन अनासिर की जानिब से, दुश्मन ममालिक की जानिब से, ऑब्वियसली अगर क्रिकेट उसमें बेहतर रोल प्ले कर रहा है कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर हो रहा है, तो इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनेशनल टीमों का यहाँ पर आना और बड़े अच्छे अंदाज में मैचेस खेल के बिल्कुल खैर आफियत से बाहर जाना और फिर इतने अच्छे तरीके से यहाँ उनको ट्रीट किया जाना, मेरे ख्याल से ये सारी मिसालें जो हैं पूरी दुनिया देख रही है। और वो प्रोपेगेंडा जो कि एक सोशल मीडिया पर भी किया गया सबके सामने, उसका जवाब भी आ गया। मेरे ख्याल से बताने की कुछ ज़रूरत नहीं होती जब आपके सामने ग्राउंड पे सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। और जहाँ तक रह गई जीत की बात, तो ऑब्वियसली शायकीन जो हैं वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो आगे आगे आप देखें इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ ही जाएंगी और मज़ीद बेहतरी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आएगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। जानवर महंगे हैं, शहरी परेशान हैं और मवेशी मंडियों में कल क्योंकि ईद से पहले लास्ट संडे था तो अच्छा खासा रश भी शहर की मवेशी मंडियों में। कल आप गए थे मवेशी मंडी, क्या मैं गया ट्रेंड था? देखें, ट्रेंड तो शुरू दिन से ही बहुत ऊंचा जा रहा है, उड़ान बड़ी ऊंची है। लेकिन मैं एक लाहौरियों को मैसेज दूंगा, सब्र का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। किस तरह करें? यानी आप कह रहे हैं एंड वाले टाइम पे नहीं कुर्बानी नहीं का नहीं नहीं, सब्र नहीं, मैं उसको खरीदारी में सब्र का कह रहा हूँ। आप लोग खरीदने गए हैं, व्यापारी आपसे मांग रहा है पैसे, ज्यादा दाम मांग रहा है, बारगेनिंग करें, बैठ के बात करें, बहस व मुबाहिसा करें, आपको अच्छा जानवर मिल जाएगा। अच्छा, जो आपको 4 लाख मांग रहा है उसको 2 लाख में उसने देना है। और यानी आप वहाँ पर बस जमे रहे, ये जमे रहें और उसको इस तरह का शो ना करवाएं कि बस ये जो है ना इसको पसंद आ गया, इसके बाद पूरी मंडी झोरे वास्ते जानवर भी नहीं है। चलें जी, क्योंकि ये बोलते बकरे कर रहे हैं, पूरा मंडी का ट्रेंड देखा है, साइकी जान आए हैं व्यापारियों की, क्या है आपको बड़ा मुफीद मशवरा। मैं कहता हूँ कि 50-50% तक जो है वो कीमतें कम हो रही हैं और लोग करवा रहे हैं। और ये हो रहे हैं, इसलिए इतना मार्जिन रखते बहुत मार्जिन रखता। मैं आपको बताता हूँ, कल एक छोटी सी बात, कल का प्रोग्राम आज ऑन एयर होगा। कल मुझे एक बात कर रहा था, मुझे कहता है जी दाना बड़ा महंगा है, चोकर बड़ा महंगा है। मैं कह यार गंदम तो 1700 रुपया तो कोई नहीं लेंदा पिया मान। हाँ। नहीं जी 2500 है, मुझे उसने जवाब दिया। मैंने साई साहब को रोका, मैं साई साहब रुके, मैं कहा मेरी 2500 दी, मेरी कणक विकन लगी, मैंने सौदा कर लेना। मैंने कहा यार मेरी ले ले 2500 के हिसाब से। कहता मैं नहीं लेनी। तो मैंने कहा अब गंदम सस्ती हुई, दाना दुन का सस्ता हो गया, तो फिर आप किस चीज़ की महंगाई कर रहे हैं? फिर आप क्यों इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं? इसलिए अब वो वाली बात, एक महंगाई की लहर है और व्यापारी उसमें घुस गया है, और जो मुल्क में लहर चल रही है उसी को बुनियाद वही सारा कुछ किया जा रहा है। छोटा जानवर में 1 लाख से कम पैसा ही कोई नहीं मांग रहा। 1 लाख से नीचे कीमत ही कोई नहीं, ना किसी छतरे की, ना किसी बकरे की, ना किसी ये जो आपका होता है दुम्बे की फरोख्त इंतहाई कम होती थी, मतलब माइनस में परसेंटेज होती थी। इस वक्त वो भी लाख रुपया मांग रहे हैं। ये वो दुम्बा है जो कि 30-35 हजार में बेचते थे, लेने वाला को। मैं आपको सगिया में गया हूँ, शाहपुर में गया हूँ। आज इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम लोग जाएंगे मनावा साइड पे जो लगी हुई है, या इस साइड पे काना वाली साइड पे। इसलिए हाँ, एक और बात, शाहपुर कांजरा मंडी जाने से ग्रेस करें। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी मंडी है, लोगों के शायद है कि वो उस मंडी में जानवर ज्यादा होंगे। व्यापारियों को भी मैसेज है वहां जाने से ग्रेस करें। उसकी वजह मैं आपको बता, वहां का जो ठेका हुआ है वो इस कदर सख्त और गंभीर हुआ है कि आपका जानवर सस्ता वहां फरोख्त हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप एंटर हुए, 300 रुपये पर जानवर के हिसाब से आपने पैसे देने हैं, दे दिए जी, चलें ठीक है, समझ आ गई, आपने वो फीस ले ली। फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से आगे आपको जगह मिलती है जहाँ आपने जानवर बिठाने हैं। और एक तो बंदा, सुनिए पूरी बात सुनिए, एक बंदा जो 10 जानवर लेके आया है उसको जितनी जगह चाहिए वो 1.5 लाख रुपए की बनती है, अंदाजा करें। और 10 जानवर बिठाने के लिए जो बंदा 1.5 लाख की जगह ले रहा है, इसका क्या मतलब है कि फी जानवर 15,000 पेट वहीं बन गया, वहीं पे बिल्कुल जो 70 का ज़ेन बनाकर आया था अब उसने 85 से शुरू होना है। सही कह रहे हैं। जो 20 जानवर लेके आया उसने 3.5 लाख रुपए की जगह ली है वहां, सिर्फ जानवर बिठाने के लिए। ऐसे जब इस पे बात हुई, उन्होंने कहा जी टेंडर हुआ। मैंने कहा यार लाख टेंडर हो गए, 10 दिन वास्ते तो नहीं ना होना चाहिए। अब बेसिकली ये ईद आती है, ठेकेदार इसमें शामिल होता है, ये चीजें हो रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से जो वो जगह है और उस पर 15,000 रुपए, बाकी मंडियों में नहीं है। बाकी मंडियों में जो गवर्नमेंट ने जगह मुख्तस की है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 एकड़ में मंडी लगाई है, हाँ अगर वो फिलअप होगी, आगे प्राइवेट लैंड है, मेरी लैंड है, उसमें कोई आगे जानवर बिठाना चाह रहा है तो मैं लाखों नहीं ले रहा, मैंने तो बस ईद की दिहाड़ी लानी है तो 40-50 हजार लेके मैं बिठा दूंगा। ये वहाँ वो मैटर नहीं करता। जब लाखों रुपए आप दे के स्क्वायर फीट के हिसाब, ऐसे की घर बढ़ाना है, सही बात, ऐसे की दुकान पानी है स्क्वायर फीट के हिसाब ना, तो जगह दे रहे हो। इन चीजों की वजह से शाहपुर कांजरा मंडी नो डाउट बड़ी खूबसूरत है, कंक्रीट सड़कें, बड़े शेड और बड़ा प्यारी बनी हुई है, लगता है कि यूरोप की मंडी है। आपको पता है कि मंडियों में जुल्म की इंतहा और क्या होती है कि वहाँ पानी जो है वो भी पैसे का मिलता है। अगर आप पैसे अदा नहीं करेंगे तो आपको, जानवर की बात कर रहा हूँ, जानवर के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा अगर आप पैसे पे नहीं करेंगे। बाकी चीजें तो छोड़े ना कि सर छुपाने के लिए आपने टेंट खरीदना है, सारा कुछ करना है, रेंट पे हासिल करना है, वो चीजें छोड़ें। आपने जनाब पानी भी अगर जानवर को पिलाने के लिए खरीदना लेना है तो आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। दूसरा,
जो शायद सिपरा साहब बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, जिस व्यापारी ने मंडी में जानवर दाखिल करना है उसने उसके भी पैसे देने हैं, जब जानवर बाहर निकलना है उसके भी पैसे देने हैं। अगर हम जानवर खरीद के निकल रहे हैं तो हमने भी पे करना है जी, डबल फीस है वहां पर। मैं तो हमेशा से हर मंडी, जिस मंडी में भी जाता हूं यही चीज देखता हूं, यही शिकायत जो है वो होती है। दूसरी बात रही कि इस वक्त बाद ना मैं आमिर भाई वाली सिचुएशन ठीक है, वो चलते फिरते इलाकों में जहाँ कहीं बकरे मिल जाए लोग किस तरह ले, भाई लोग इसी तरह कर रहे हैं ना, और बाहर से सस्ते जानवर मिल जाते हैं। मैं ये कहता हूं, लेकिन मंडियों में, मैं जैसा शायद सिपरा साहब शहरियों को जो है वो फायदे वाले मशवरे बता रहे हैं, मैं भी एक मशवरा दे देता हूँ कि मैं एक अरसे से जो जानवर खरीद रहा हूँ मैं कैसे खरीदता हूँ। मैं मंडी में एंटर होता हूँ, मंडी में जब जानवर आता है ना उसको जब उतारते हैं, वो कहाँ उतारते हैं, फ्रंट पे नहीं उतारते, मंडी के मिड में नहीं उतारते, मंडी जहां खत्म हो रही होती है ना उसके पीछे ट्रकों से ऑफलोड होता है जानवर। मैं हमेशा जानवर वहां से खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि जब जानवर उतर रहा है ना, जो व्यापारी उतार रहा है उसने मामूली सी रकम आपसे मांगनी है, मामूली से मुराद उसने अभी हवा नहीं खाई मंडी की, वो वहां उतारता है, वहीं से हम एक दो जानवर हमने खरीदने होते हैं, वो हम जनाब वहां पे, आप यकीन जाने लास्ट टाइम मैंने 2 लाख की एक गाय खरीदी और 2.25 की एक खरीदी थी। मैं और मेरा कजन था, हम दोनों ने खरीदी, वो उतारी, जब उसको हम लेकर आ रहे हैं, आप यकीन जाने उसका डबल रेट जो है वो हमें आगे से मिल रहा था। कि जहां पर जानवर ऑफलोड हो रहा है वहां से आप रेट कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। कह रहा हूँ लाहौरिये तामुल का मुजाहरा करें, सबर का मुजाहरा करें। देखे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है, वो दर्ज भी आपकी सुन्नत इब्राहिमी दर्ज क्या रेट बहुत ज्यादा है, रेट बहुत ज्यादा है इस वक्त मंडी का। 3 लाख से नीचे उन्होंने कोई नहीं मांगना बड़े जानवर का। अच्छा तो भाई बड़ा जानवर आपको छोटे साइज में तो मिल नहीं रहा, वो खत्म हो गया। 1,10,000 1,15,000 से उन्होंने बकरा और छतरा शुरू करना है, और जो उन्होंने 85 और 80 मांगना है वो आपने कहना है कि यार ये खूबसूरती नहीं है, छोटा जानवर है, वो इस पे फंसे। और मंडी तेज होने की एक और बड़ी वजह पता क्या है? ये जो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं ना, मुख्तलिफ अलूम, मुख्तलिफ मदरसे, मुख्तलिफ मसाजिद, उनकी वजह से भी रेट ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मसाजिद वालों ने खरीदना 100 जानवर, 125 जानवर उन्होंने उठाना है, तो भाई बाकी जो बच जाना जानवर वो तो ऑब्वियसली महंगा ही होना है। इमरान, अगर उसकी तरफ हम आए तो वो फायदेमंद कितने हैं, इज्तिमाई कुर्बानी, बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाता है उसमें, बहुत सारे लोगों तो लोग इंतजार कर लें कि ईद के बिल्कुल नहीं, इंतजार ना करें, नहीं इंतजार ना करें। मैं आपको बताऊं, पिछले साल जानवर चांद रात पे खत्म हो गया था। हाँ बिल्कुल, लाहौर शहर में कोई चीज नहीं मिल रही थी। अच्छा, लाहौर शहर में नहीं, पूरे पंजाब में कोई नहीं मिल रही थी। अच्छा, इवन मैं अपने शहर की बात करूं वहां भी नहीं मिल रही थी। इसलिए इंतजार ना करें, रातों को जागना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेंगे। आप मॉर्निंग भी जा सकते हैं, सुबह सुबह भी अगर चले जाएं तो वो भी, हाँ, जहाँ मर्जी जाएं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है कि जल्दबाजी में ये ले लें, ये पसंद आ गए, ये नहीं करना। बड़ी तसल्ली से रेड करें और उसके साथ बैठ के बात करें। नीचे आएंगे ये तो 100% यकीनन है बात। जानवर को भी तसल्ली से देखें, अपनी पसंद का लें, लेकिन टाइम अच्छा खासा निकाल के वहां जाएं। जल्दी में अगर आप मंडी जाएंगे कि 100 काम बाकी करने वाले हैं तो फिर पॉसिबल नहीं हो सकेगा। किसाबों की सर्विसेज की बात कर लेते हैं जी, वो भी महंगी हो गई है। 10 जो है वो बड़े जानवर 10,000 और 30,000 डिमांड की गई है बड़े जानवर की, 10,000 बकरे की। तो आपने तो बताया था आप खुद ही कुर्बानी कर लेते हैं। जी, हम तो खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज से शुरू से करते हैं, मेरे दादा, उसके बाद वालिद साहब, और उसके बाद ये वाला खर्चा तो बचा। हाँ, खर्चा उसका मजा भी अपना है, खर्चे की बात नहीं है। मतलब 5,500 रुपये अभी ये पता नहीं कहाँ पोश एरिया में 10,000 होगा। कुछ लोग ना प्रोफेशनल तरीके से गोश्त कहते हैं, अच्छे तरीके से बन जाए। साढ़े भी बड़ा प्रोफेशनल होता है, तो फिर तो जबरदस्त हो गया। देखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं। खैर मैं तो उस तरह नहीं करता, सवाब छोटा भाई और मेरे जो बड़े भाई हैं वो करते हैं। मैं खुद तो उसमें, मैं तो यहाँ ड्यूटी पे होता हूँ, और जब मैं पहुँचता हूँ उस वक्त कुर्बानी हो चुकी होती है। हाँ, उस वक्त हमारी कुर्बानी हो रही होती है। तो इसलिए ये जो, अच्छा मैं कहता हूँ 10,000 भी ले लें, के बड़े नखरे हैं। अच्छा वही कह रहा हूँ, 10,000 भी ले लें, लेकिन टाइम पे आ जाए। सबसे बड़ी बात बहुत अच्छा बनाकर दे जाएं। ऐसे मुसीबत करके छोड़ जाते हैं जी। ये जब ठंडा होता है हम ना आते हैं। हमारे साथ खुद ही होता है, अर्ली मॉर्निंग पेशाब आके जिबा करके लटका के चला जाता है, 3 बजे तक उसको फोन ही करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 10,000 जो लिखा है, मैंने अभी नहीं सुना 10,000, मैंने 5,500 सुना है कि पिछले साल 5,000 था, इस दफ़ा 5,500 पे मोस्टली बुकिंग हो रही है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये बुकिंग करवा भी रहे हैं और उन्होंने करवाई भी है। 10,000 अगर है तो नहीं, वो डिमांड कर रहे हैं। खबर में अफशा ने बताया कि डिमांड कर रहे हैं, और यही वो 5-6 हज़ार इसी में वो जो है वो
दिन के जो बड़े प्रोफेशनल के साहब है उनके रेट दिन की मुनासबत से भी रेट होता है ना, कि पहले दिन रेट जो है वो ज्यादा है, दूसरे दिन कम हो जाता है, तीसरे दिन होता है, वाकई होता है। अच्छा जी, कुछ चीजें उस पे हमने खुद बहुत ज्यादा जी इस पे जोर भी देना है और देखना भी है जी। ड्रेन्स में सनती म्यूनिसिपल फुजला डालने पर पाबंदी लगाई गई है, आलूदगी रोकने के लिए बड़ा फैसला किया गया। अच्छा, इससे थोड़ा सा मैं रिलेट कर लेती हूँ, सफाई का थोड़ा सा बड़ी पे खुद भी ख्याल रखें, जितनी आलाइशें वगैरह होती है ना उनको प्लीज थोड़ा सा ताउन करें LWMC के साथ। बड़े बैग्स जो दिए गए, ये अच्छा डिसीजन है, ये इसमें आवाम को साथ देने की जरूरत है, इसको शहरियों को जिम्मेदारी का अपना फायदा है ना। देखिए मानसून सर पे है, मानसून का आगाज होने जा रहा है, ऐसे में आप ताफुन फैलाएं, ऐसे में आप अपनी ड्रेन को बंद करें, बाद में आपने भुगतना, फिर आप ही कहेंगे कि हमारे घरों के जो गलियों के गटर उबल रहे हैं, नालों का पानी बाहर बह रहा है, तो फिर इसका बराह रास्त नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा। इसलिए मुख्तलिफ कैंप्स लगेंगे, वहाँ से आपको बैग्स मिलेंगे, जो बाकी उसको फिनीस जो है वो मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमें खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हालांकि ये नहीं होगा, आपके पोश इलाकों में कुछ होगा, लेकिन आपके जो मज़ाफात के इलाके हैं वहाँ आपको अलाइशें नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे तो आने वाली है जी। आप जहाँ पर बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इसका भी ख्याल रखें, ताउन कीजिए LWMC के साथ। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? स्पेशल असिस्टेंट बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की जो टाउन में कार्रवाइयाँ, गिरा फरोशी पर मुतादिद दुकानें सील जरवाने, ये वजह से लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब ठीक है, बता दे क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के। देखो नहीं, मैं नहीं बता रहा, आपकी खबर क्या कह रही है? वो लड़ाई नहीं कर रहा, वो बात ठीक कर रहा है, वो सिर्फ वजह बता रहा है कि ये ग्राम फरोशी क्यों हो रही है, वो ये बता रहे थे। चलिए बता दे। आप लोग क्या सलमा साहिबा ने क्या किया है? दुकानें सील की हैं, इसका क्या मतलब? ग्राम फरोशी हो रही है, इजाफी कीमत वसूल कर रहे होंगे, पर आप कह रहे हैं कि काबिल स्ताइश है ये। नहीं, मैं उस बात पे बात कर रहा था कि ये काबिल स्ताइश अमल है कि ग्राम फरोशी हो रही है, उसको सील किया गया, जुर्माने हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं किस चीज पे कह रहा था, जो आपने कहा कि ईद उल अज़हा की वजह से मिसाला जात की जो कीमतें वो बढ़ गई हैं, मैंने उस पर एतराज किया। नहीं बढ़ी। चलिए, आपका प्याज, आपका टमाटर, आपका लहसुन, आपका अदरक और आपकी हरी मिर्च, ये आपका मिसाला है। इसके अलावा कोई है तो बताएं कब बढ़ेगा सिप्रा साहब? कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा? थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वो भी बताया, वो बढ़ेगा कब? आपका जुमे को रोज बढ़ेगा। जुमे को रोज क्यों बढ़ेगा? परदेश, हाँ, मंडी बंद हो जाएगी। परदेसी लोग जो आए हुए हैं, जिन्होंने अपने घरों में जाकर ईद करनी है, वो वापस चले जाएंगे। उनकी वापसी के बाद जहाँ पे 100 रेडी बांध खड़े हैं, 100 दुकानें लगी हुई, वहाँ पे आपको चंद दुकानें नजर आएंगी। वो जो चंद दुकानें हैं वो लाहौर के बासी होंगे, वो आपके साथ गिरां फरोशी भी करेंगे, वो इजाफी कीमत भी वसूल करेंगे। और उसकी क्या वजह होगी कि आपके पास नेमुल बदल नहीं होगा, उसका मुतबादिल नहीं होगा। जब मुतबादिल नहीं होगा तो फिर ये इस चीज़ पे, इसलिए मैं लाहौरियों को ये सजेशन देता हूँ कि जुमेरात तक आपने सब्जी खरीदी, आपने मिसाला जाल की खरीदारी करें, ना प्याज ना खराब होना, ना टमाटर का इशू है, ना अदरक ना लहसुन, सारा खुश्क आप देखें ना सिप्रा साहब। उस शहरी की, उस बेचारे की क्या गलती है जो बेचारा नहीं खरीद सका और ईद पे खरीदेगा? उस बेचारे को कितने नफलों का सवाब है, या उसकी क्या गलती? कुछ लोग बल्क में नहीं खरीद सकते। सलमा साहब का तब सरकार सोई होती, इंतजार करेंगे, तब सरकार सोई होगी। दिनों में कैसे निकलेंगी? क्यों नहीं निकलेंगी? उनका काम है, ड्यूटी पे तो क्यों लिया भाई? साडा अगर काम है, जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जैसे ईद पे या हंगामी हालात में हमारी ड्यूटियां डबल हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार की भी ड्यूटियां इन आयाम में डबल होनी चाहिए कि भाई आपने अवाम को रिलीफ दिलवाने का ठेका लिया। कागजों तक वो पता नहीं खबरें कहां से आ जाती हैं, इंतजामिया ने कार्रवाइयां की, लेकिन इस ईद पे तो वैसे भी आप लोगों ने तैयार त्यूर होकर बैठना नहीं है। सरकार की बात कर रहा हूँ, खवातीन के हवाले से आपने, लेकिन जिन्होंने काम करना है वो तो फील्ड में आके काम करें। अच्छा जी, टुलिंटन मार्केट का रुख कर लेते हैं। एवरी मंडे हमारे पास खबर होती है और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये खबर रखें, ये शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हमने लोगों को बताना होता है कि उनके साथ किया क्या जा रहा है। शायद सिप्रा साहब देखें, टुलिंटन मार्केट जो मुर्गियों की फरोख्त है, जो गोश्त है, उसके पे तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, वो तो तलब होनी है और महंगा भी है गोश्त। अंदर वाले पेज पे ये भी खबर है। उसको जिस तरह आप ट्रैक बना दिए गए हैं, जिस तरह उसको उससे गलाजत और आपके जो गंदगी है जिसको दूर करने के लिए वहाँ उसके जो फर्श हैं वो बना दिए गए हैं, दुकानों को महदूद किया गया है उनके हदूद में, और जो कॉरिडोर्स हैं उनको खाली करवाया गया, ये काबिल इस्ताइश है, ये अच्छी बात है। आप दूसरी बात आ जाते हैं कि वहाँ मुर्दार भी फरोख्त होने हैं, नहीं होने चाहिए, ये तो ज़मीर की आवाज़ है। आप एक बंदा है वो मुर्दा जानवर, मुर्दा मुर्गी बेचकर अगर मुनाफा कमा रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है, तो क्या खिला रहा है? आप खुद देख लें। इतना महंगा गोश्त खरीद के भी आपको पता आप गोश्त को छोड़ें। शायद सिप्रा साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि वहाँ सफाई सुथराई के हवाले से इंतजाम बेहतर है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर हलाल और हराम
एक ही जगह पर बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? एक तरफ मुर्गी बिक रही है और उसके बिल्कुल सामने कुत्ते, बिल्लियां वो फरोख्त अच्छा, हो रहे हैं। वाकई संडे को सामने फुटपाथ पे मैंने भी देखा अरे है। नहीं, दुकानें अंदर अंदर। शॉप्स हैं। अच्छा। शॉप्स हैं, जो छोटे छोटे कॉरिडोर हैं जिसमें से सिर्फ एक बंदा लेकिन गुजर सकता फुटपाथ है। पे भी लोग वहां लेके पर भी बैठे हुए थे बाहर एक पे। फट्टा जो है उस पे मुर्गी कट रही है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट दर्जनों कुत्ते जो हैं वो बंधे हुए हैं दुकान के अंदर। क्या ये खतरनाक नहीं है? बहुत और ज्यादा। दूसरी बात ये रही कि 1,500 किलो बीमार मुर्गियां। क्लिंटन मार्केट जो है ना सबको पता है कि शहर की सबसे बड़ी चिकन की मार्केट है। लोग बल्क में अगर उन्होंने खरीद सस्ता रहे हैं, खरीदना हो तो उधर जाते हैं। हमने अगर कोई देग वगैरह बनवानी है को खत्म देना है तो हम बल्क में मुर्गी जो है गोश्त अपने सामने वहीं से कटवाते हैं और वहीं से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ से थोड़ा बेहतर मिल जाएगा, बेहतर मिल आंखों के सामने कटवा लेंगे, अच्छा मिल जाएगा। लेकिन खाना खराब ये लोग कर क्या रहे हैं? अब फूड अथॉरिटी जो है इनकी मेहरबानी के हर हफ्ते जो है वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बेचारे तो यही कर सकते हैं ना कि सीलिंग कर देंगे, भारी जुर्माना कर देंगे, मुर्गियां तलब कर देंगे। लेकिन अभी भी मैं हमेशा कहता हूं कि कवानीन को सख्त करने की जरूरत है और इसमें किरदार जो है फूड अथॉरिटी ने नहीं निभाना, जिला इंतजामिया ने नहीं निभाना, मार्केट कमेटी ने नहीं निभाना। आपके जो कैबिनेट में लोग बैठे हैं, आपके जो असेंबली में लोग बैठे हैं, उन्होंने कवानीन बनाने हैं। लेकिन वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो खुद इस कारोबार में मुलव्वस है। और जिस तरह शाहिद सिपरा साहब कह रहे हैं कि अपने वोटर तो कोई खराब नहीं करेगा, तो इन्होंने भी अपने वोटर खराब करने नहीं तो ये है। तो इसलिए फिर आप जहर बांट रहे हैं। ऐसी कानून साजी ये करेंगे लोग नहीं। अपने जेबों से पैसे निकाल के फिर अपने बच्चों के लिए अपने लिए जहर खरीद रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। फूड अथॉरिटी से जब बात हुई तो वो कहते हैं जी हमने कवानीन में तरमीम करानी है, क्योंकि होता ही है कि यहाँ से सील करके जाते हैं, वहां इन्होंने से बड़ी बार कोशिश की लेकिन इनको करने कानून किसने पास देनी किसने है? करवाने हैं? नहीं, करने असम्बलियों किसने से पास देनी है? करना आप। कौन जाएगा कानून पास? यही आपके अरकान असेंबली जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। कौन जाएगा? कोई भी नहीं कोई जाएगा। जाएगा तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो फिर इसका क्या किया जा सकता है? महंगी जो है वो आप मुर्गी भी खरीदें। अच्छा, ज़रा महंगाई की तरफ आ जाएं। इंतज़ामिया का रोल हमें मार्केट में कहीं नज़र नहीं आ रहा। चिकन की बात सीएम साहिबा ने खुद भी की थी, गुज़िश्ता दिनों मीटिंग हुई थी, राव साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा जी चिकन की कीमतें कंट्रोल करें, बावजूद इसके महंगाई है। तो फिर कौन से बता? गंदम का क्रेडिट लेती है ना सीएम साहिबा, आपकी सब्जियों का क्रेडिट ले रही है ना, सस्ती रोटी का भी आप सस्ती रोटी का भी क्रेडिट लेती लेती है। हैं, ले रही है ना। चलें ले लें, हमें अब एक मुर्गी का क्रेडिट दे दें, एक चीनी का क्रेडिट रोटी दे आगे दें। महंगी बिकनी है ईद के दिनों में। नहीं महंगी नहीं बिकेगी। और गंदम बहुत सस्ती हुई पड़ी चले, है। ठीक है। साढ़े को पूछो, साढ़े अब में ईद की के हाल दिनों हो में रहा देख है। लीजिएगा रोटी का वेट क्या होता है और कितने की बिकती है। वो अगर उसमें आप खुद ना करें, उसको तंदूर वाले उसमें शामिल कर लें, चीनी और मुर्गी ये कर दें ना कंट्रोल, उसके बाद समझ आ जाए कि आपके सीएम हैं और आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं सूबा की और ये कर रहे हैं, ये माफियाज हैं, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे बताएं, आज से जब साबिक दौर हुकूमत था उस वक्त भी 400 रुपये फी किलो के हिसाब से, 500 रुपये फी किलो के हिसाब से रमज़ान में बिकी मुर्गी। आज 800 रुपये 750 रुपये तक रेट दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है। इसलिए इस तरफ आ जाएं, मौसमी सब्जी का क्रेडिट आप लें, लेकिन मुर्गी का भी क्रेडिट हम चाहते हैं कि आप लें, लेकिन उस तरफ कोई आएगा नहीं। बिल्कुल ऐसे उस ही। तरफ क्यों नहीं आएगा? इस पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। सवालात भी हैं और खुद जब सीएम साहिबा ने मीटिंग में कह दिया कि चिकन का रेट कंट्रोल करें, इसके बावजूद नहीं हो पा रहा, तो फिर किस सवाल का जवाब आपको ऑन चाहिए? बोर्ड लें ना, पोल्ट्री एसोसिएशन को बिठाएं, बिल्कुल ऐसे ही। उनसे बात करें, डायलॉग्स करें, मजाकरात करें, उनसे पूछें जो ये इस बात का रोना रोते हैं कि फीड महंगी है, हम जो इंपोर्ट करते हैं फीड वो महंगी है, उस पर टैक्सेस हैं, ठीक है होंगे भी सही, लेकिन इतना भी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हमने वाइंड अप की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत अहम और बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और अहम और बड़ा टॉपिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर जुबान ज़द-ए-आम आजकल एक ही चीज़ चल रही है, महंगाई। और महंगाई में जब सबसे बड़ी बात आती है तो वो बिजली के बिलों की होती है। बिजली की कीमतें कम होंगी, कितनी कम होंगी या नहीं होंगी। और इसके साथ साथ जी बहुत सारे लोग जो हैं वो मीटर लगवाने की वजह से भी परेशान नज़र आते हैं। और फिर अब सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ बड़ा सवाल जो कभी मैंने शायद सिपरा साहब से भी किया था कि जी ईद पे लोड शेडिंग होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ बिजली चोरी जिन इलाकों में हो रही है वहाँ पर लोगों को बड़े मसाइल रहते हैं कि बिजली चोरी कोई कर रहा होता है, भुगत कोई रहा होता है। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है वो उनका क्या प्लान है, क्या ऑल्टरनेट है। इसके साथ साथ जी आगे मॉनसून की आमद है तो हम देखते हैं बिजली घंटों गायब रहती है।
आंधी आए तो बिजली गायब हो जाती है। अब लोगों की शिकायत इसमें भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। ओवर बिलिंग एक बहुत बड़ा मसला है। इसके हल के लिए क्या किया जा रहा है, मेरी बातों से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जी लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। बल्कि मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बहुत सारे सवालात हैं। ऑब्वियसली जहाँ कहीं पे भी लोगों के मसाइल और दुखती रग होगी तो हम तो चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, कोई हल निकालें, लोगों तक उनके मसाइल का हल पहुँचाएँ। सबसे पहले नो डाउट आपकी सीट जो है बहुत अहम है और चैलेंजिंग भी है। कैसे निभाते हैं इस चैलेंज को? देखिए मैम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि लेस्को बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये पावर सेक्टर का 30% जो है इसका ये कंट्रीब्यूट कर रही है। लेस्को बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका टर्नओवर जो है ये 10.3 ट्रिलियन रुपीज़ है। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और ये लाहौर के साथ साथ शेखुपुरा, कसूर, ओकाडा, शाहकोट और मरीद के ये सारा का सारा एरिया ऑफ यूरिस्डिक्शन है। और लाहौर, जब लाहौर की बात करें आप तो लाहौर ट्रेंड सेंटर है और यहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सीओ लेस्को होना ये मैटर ऑफ प्राइड भी है और इसके साथ साथ चैलेंजिंग भी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। हाँ। ठीक है। और जैसे आपने पूछा कि ये किस तरह से देखता हूँ, तो मैं चूँकि यहाँ लेस्को की मैंने 1999 से लेस्को में हूँ एज एसटीओ, एज एक्सियन, एज एससी और एज ए चीफ। और फिर तो आप मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो मेरे लिए ये जो है ना पावर सेक्टर को अंडरस्टैंड करना, इसके मसले मसाइल को अंडरस्टैंड करना, जी बिल्कुल, तो इसलिए मेरे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। और अगली बात कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे भी स्पोर्ट्समैन भी हूँ, तो मैं हर चीज़ को चैलेंज एज ए चैलेंज लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड के आप देख भी सर जरा अपनी डे रूटीन बता दें। जब सुबह आते होंगे तो टेबल पे तो शिकायत के अंबार लगे होते होंगे। नहीं, उसमें सबसे बड़ी जो शिकायत का अंबार लगने की वजह हमारे ओवर बिलिंग का इशू। अगर किसी का बिल ठीक नहीं है तो उसका इशू ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है। तो चूँकि ये 70 लाख कस्टमर हैं इस कंपनी के, तो आप अंदाज़ा करें कि जिसका भी बिल ख़राब होना है या कोई भी कंप्लेंट होनी है तो उसने लामल्ला अपनी कंप्लेंट के लिए तो पहुँचना ही है। लेकिन इस वक्त लेस्को में आप देखेंगे, शायद सबरा साहब भी इसको जानते हैं, इसको सेकंड करेंगे कि ओपन डोर पॉलिसी है। कोई दरबान नहीं है, कोई भी सॉर्फ जो है अपनी कंप्लेंट मेरे तक लेके आ सकता है। लेकिन जब आप इस तरह से स्ट्रेटजाइज करें कि जो आने वाला कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेंट को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व कर दें, तो फिर इसके बाद क्या होगा? सर एक बहुत बड़ा मसला है, लोग कहते हैं कि बार बार चक्कर लगाए जाते हैं, बिल फिर भी ठीक नहीं होता। अगर ओवर बिलिंग हो जाए उसकी क्या रीजन है? मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि हम बार, यकीन माने कि मैं सारा दिन वो डाक साइन करता हूँ और उसके बाद जो है ना मीटिंग छोटी मोटी जो चलती हैं वहीं पे होता है। मामले की जड़ पे चले जाते हैं, ओवर बिलिंग होती क्यों है? हाँ, ओवर बिलिंग जो है वाकयातन ये बहुत बड़ा क्राइम, मैं इसको क्राइम समझता हूँ। और ओवर बिलिंग से ही सारे जुर्म जो है ना रिलेटेड टू पावर सेक्टर जन्म लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल से, मैंने 7 अप्रैल से टेक ओवर किया और उसके बाद मैं ओपन आपके वसासे से भी सारे सार्फिन को कहना चाहूँगा कि 7 अप्रैल मई, इसके बाद किसी बंदे को एक भी यूनिट की ओवर बिलिंग होगी तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। बिल्कुल नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट ओवर बिलिंग। ठीक। अब एक बड़ा मसला जो है, जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है, अब तो वैसे भी सीजन ना भी हो, बिजली चोरी, और उस बिजली चोरी की वजह से क्या होता है कि बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। अब बड़े बिजली चोर जो हैं उनके खिलाफ मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन हुआ बहुत ज़बरदस्त था। इसी तरह के ऑपरेशन मजीद करने की ज़रूरत है। हाँ मैम, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो ओवर बिलिंग क्यों होती है उसका जवाब यही आपने खुद दे दिया। ओवर बिलिंग को इसलिए करते हैं या करना पड़ता है कि जब चोरी हो रही होती है और सेट टारगेट्स होते हैं
तो वो चोरी वाला जो उनसर है उसको छुपाने के लिए ओवर बिलिंग का सहारा लिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त रेंजर की मदद से और पूरी एजेंसीज, पंजाब पुलिस, पाक फौज और साथ साथ हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मिनिस्टर जो एनर्जी हैं वैस लगारी साहब और लामहल्ला प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके ये पूरी चेन ऑफ कमांड जो है ना, ये अब ये इस चीज़ पे मुत्फिक है कि बिजली चोरी के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस। सर माजरत के साथ स्टिल बिजली चोरी हो रही है। नो डाउट, देखें ये ऐसी चीज़ है ना कि आप किसी बुराई को ये अक्सर ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने खुद भी अभी बात की कि इस वक्त लेस्को में अल्हम्दुलिल्लाह बिजली चोरी के खिलाफ इतनी भरपूर तरीके से कैंपेन चल रही है और इसमें मैंने जैसे बताया कि पाक रेंजर, पंजाब पुलिस और एजेंसीज इनका फुल फ्लैज हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और यहाँ पे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें इसके अगेंस्ट जो है सपोर्ट कर रहे हैं। सही। और इस वक्त हमने पहले ये लोग कहते थे कि गरीब गुरबा को तो पकड़ लेते हैं लेकिन बड़े बड़े जो चोर हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। और मैं ये आपके साथ से ये बताना चाहूँगा कि इसी महीने जो हम रिसेंटली गुजरा है इसमें हमने बड़े बड़े बिजली चोर जिसमें फर्नेसेस मिनी फर्नेसेस 62 लोग होते ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिजली चोर और बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर उनको पकड़ा और उनके लिए हमने ये फिर वही बात आ जाती है कि इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो भी ऑन बोर्ड थी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पाक रेंजर ने बहुत सपोर्ट किया है, पंजाब पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया है। सर कहा तो ये भी जाता है जब तक अपने लोग ही ना लेस्को के शामिल हो बिजली चोरी मुमकिन नहीं हो सकती, तो फिर अपने लोगों का क्या किया जाता है? ये काली भेड़ों का क्या करते हैं फिर आप? देखिए मैम, वाकईतन अगर कोई इसमें शामिल हो तो उसको उसका सजा भी बल्कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए जो आम लोगों की सजा है। ठीक है। और आजकल तो लेस्को में एक आप भी सुन रही होंगी कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर लेस्को का एम्प्लॉई, खा वो ऑफिसर है या वो जो ऑफिशियल है, अब हमने लेस्को को एज ए माँ ऑन किया है। तो ये हमारा नारा है कि लेस्को हमारी माँ है। तो कोई भी बच्चा या बच्ची अपनी माँ के अगेंस्ट तो उसकी विल एंड विन के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता या उसको ये भी नहीं चाहेगा कि मेरी माँ को मेरे किसी एक्ट की वजह से कोई बुरा भला कहे। तो इस चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। और अगली बात, मैं मानता हूँ हो सकता है कि कुछ काली भेड़े हों इसमें शामिल, लेकिन आपने देखा है कि ये जो बड़े बड़े बिजली चोरों को हमने पकड़ा है तो इन्होंने एक्शियंस को, एसटीओज को मारा पीटा, बल्कि इतना ज़्यादा मारा पीटा है कि इन्होंने अपने नो गो एरियाज बनाए हुए थे। तो अगर एक जो ऑफिसर है उसको वहाँ पे, बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि एसटीओ साहब को मार पीट के, तो मुझे ये पता चला कि उसके ऊपर वो जो है ना गाड़ी वो चढ़ाना चाह रहे थे कि इसको मार दिया जाए। यहाँ तक करके जो है ना ये लोग इन्फ्लुएंशियल और इस तरह से प्रोसीड करते हैं टू क्रिएट डेटरेंस। तो मैम जब एक ऑफिसर बेचारा जो मार खा रहा है और उस पर तशद्दुद हो रहा है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो बिजली चोरी में इन्वॉल्व है? वो लाइनमैन, वो मीटर रीडर जिनको जो पॉइंट आउट करते हैं बिजली चोरी को और उनको इतना तशद्दुद करते हैं, आपने देखा कई दफ़े आपने चैनल पे दे रही होती हैं कि इतना ज़्यादा मारते हैं कि वो बेचारे बड़ी देर तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो बिजली चोरों के साथ मिले हुए हैं? ये प्रोपेगेंडा है कि बिजली चोरी हमारे होंगे भी, मैं इसको नहीं कहता कोई ऐसी काली बेड़े होंगी, लेकिन उनके गिर्द हमने इस तरह से घेरा तंग कर दिया है कि बाकी जो जितने भी लोग हैं वो अब ऑन कर रहे हैं कि लेस्को माँ है और एक टीम वो है जो लेस्को की अच्छे बच्चे हैं और जो गलत होंगे तो उसको इंशाल्लाह हम उनका बंदोबस्त करेंगे। नया मीटर लगवाना हो तो इसके लिए प्रोसेस क्या है? और फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि अब आप 2 मीटर नहीं लगवा सकते। हाँ मैम, उसमें नया मीटर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिजली चोरी जब हम रोकते हैं तो उसके बाद जो हमारा अगला जो है ये भी है कि हमने लेस्को का भी सार्फ को ईज करना है, उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। और मैं और मेरी टीम हम कमिटेड हैं कि वी आर पब्लिक सर्वेंट्स और हमने पब्लिक की खिदमत करनी है और जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। ये जो आपने बताया कि मीटर लगवाना है, ये बेसिक नेसेसिटी है बिजली, और इसके लिए ईज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब हम डिजिटलाइज कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। इसमें ट्रेंड थी ना कि चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है।
ये बिल्कुल हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। और जो एप्लीकेंट अप्लाई करता है ठीक है, वो ऑनलाइन ठीक है, भी अप्लाई करके अपना कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको ऑनलाइन जो डिमांड नोट इशू हो जाता है। और मजे वाली बात यह है कि लेस्को में इस वक्त ERP सिस्टम राइज है। ठीक है, और मेरे पास अभी मैं आपको बता सकता हूं कि लेस्को के वो लोग जिन्होंने 25 मई को अपने डिमांड नोट जमा कराया, ठीक है। उनके मीटर हमने इशू कर दिए हैं और उनके मीटर लग रहे हैं। यानी नॉर्मली कितना टाइम फ्रेम होता है? मैं वही बता रहा हूं कि 25 मई आज 2 जून है, 2 जून है, बिल्कुल। और 25 मई को जिन्होंने पेमेंट की थी, चले ये तो बड़ी जबरदस्त। उनको हमने मीटर उनके लगाने शुरू कर दिए, उनको इशू हो गए सही। हैं। और ERP के तहत हम क्या करते हैं कि लेस्को हेडक्वार्टर में, पूरी लेस्को में जितने भी लोगों ने पेमेंट की होती है, वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, SIB है, PIPC है, उसके बाद IT का डायरेक्टरेट है। तो उसमें वो जब ERP पे आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि इतने लोगों ने फलां लोगों ने पेमेंट किया है, तो डेली बेसिस पे हम उनको इशू कर देते हैं मटीरियल। अब वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलें जी, ये जो डिले वाला मामला था वो भी हमने गुफ्तगू करनी है जी, मजीद सवालात भी करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मॉनसून की आमद है, प्री मॉनसून भी स्टार्ट हो जाए तो वो भी चैलेंजिंग है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जो आंधी का बल्कि एक तूफान टाइप था। सो उसमें लोग बड़े परेशान हुए, पूरी रात लोगों की लाइट गई और कुछ लोगों की तो सुबह तक लाइट नहीं आई। सो किस तरह से फिर मैनेज करते हैं इस तरह की सिचुएशन को? देखिए मैम, चूँकि पाकिस्तान का सारा तरसीली निज़ाम जो है ओवरहेड सिस्टम है, और इसमें ये इफ़ेक्ट होता है जब तूफ़ान आता है, बारिश होती है, कोई दरख्त की टहनी गिरती है या बहुत ज़्यादा तूफ़ान होता है तो लाइनें गिर जाती हैं। तो ये जो लास्ट जिसकी आप बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था पाकिस्तान में। और हमारा जो तरसीली निज़ाम है वो इस तरह से होता है कि मेन लाइन्स जो हैं जनरेशन स्टेशन से लेके ये आती हैं लोड सेंटर तक, उसको 500 kV की लाइन कहते हैं। उसके बाद स्टेप डाउन करके फिर 220 kV पे जाता है, फिर 220 kV से स्टेप डाउन करके 132 kV, और 132 kV ग्रिड से फिर स्टेप डाउन करके 11 kV, और फिर ये घरों को जो बिजली देते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना ज़बरदस्त तूफ़ान था कि इस तूफ़ान में जो 500 kV लाइनें थी वो डिस्टर्ब हुई, और 220 kV लाइन जो है वो गिरी, 132 की लाइन गिरी, ये बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, वो भी गिरी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये दोनों सोर्स जो 2 लाइनें जो है ना लाहौर को फीड कर रही होती हैं 500 kV की, और ये दोनों लाइनें जो ट्रिप कर गई, तो उसके बाद पूरा लाहौर जो है ना डार्क में चला गया। द मोमेंट ये मौसम ख़राब हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी जो लेस्को की टीम है, जो टॉप मैनेजमेंट और लेबर है, ये बहुत तालमेल के साथ और बेहतरीन टीम बन चुके हैं। तो मेरा जौहर टाउन में रहायशा और हमारा डिस्पैच सेंटर जो है ये मेरे दफ्तर के साथ ही है। तो मैं घर से निकला और इतनी ज़्यादा तूफ़ान आंधी थी कि बड़ा खौफज़दा था मैं कि कहीं कोई दरख्त मेरी गाड़ी पे न ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो खुदा करके जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरे जो अपने बड़े ऑफिसर थे, ऑपरेशन डायरेक्टर, चीफ, वो ऑलरेडी वहाँ सेंटर में मौजूद थे। तो चूँकि हमने वेट करना था कि जब ये कंट्रोल इस्लामाबाद से कंट्रोल होती है ना, ये सारी की सारी 220 kV तक का सिस्टम जो है, और 132 जो है ना kV, ये भी इस्लामाबाद से NPCC है या RCC उसको हम कहते हैं, वहाँ से कंट्रोल होता है पूरे पाकिस्तान का सिस्टम। तो ये 2-2.5 घंटे के बाद जो है ना स्टेप बाय स्टेप जब उन्होंने बहाल करना शुरू किया, तो अल्टीमेटली फिर हमारे लेस्को के लेवल पे आ जाता है। हमने 132 से लेके आगे 11 kV पे शिफ्ट होना होता है और वहाँ पे हमने मेंटेन करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम के दौरान हमारे जितने भी लेबर थी, सारे के सारे विंग वो सारे मैदान में आ चुके थे रात को। सही। स्टोर जो थे जहाँ से सामान लेना था वो भी खुल चुके थे। ठीक। और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ सारी रात मैं भी उधर बैठा रहा, मेरी टॉप मैनेजमेंट भी बैठी रही, फिर ज़रूरत पड़ती थी तो साइट पे भी जाते थे। तो सारी रात लेबर भी ऑफिसर भी ये लगे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इतना बड़ा ब्रेक डाउन था, इसके बावजूद सुबह होने से पहले ये सारा का सारा सिस्टम हमने बहाल कर दिया था। और बिलीव मी कि मुझे लोगों ने बताया जो वहाँ पे साइट पे देख रहे थे काम करते हुए, वो कह रहे थे कि भट्ट साहब ये आपके लोग जो है ना जिन्नों की तरह काम करते देखे हमने,
और मैंने और बेशुमार लोगों ने मुझे अप्रिसिएशन के पैगामात भेजे और लेटर तक लेके भेजे कि जी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। सर मुझे बताएं मॉनसून की आमद से कबल क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि मॉनसून के दौरान भी हम देखते हैं कि बारिश क्योंकि वक्फे सारा दिन रहती है तो घंटों बिजली गायब रहती है, ऐसे में फिर लोग शिकायत करते हैं कि कोई बिजली ठीक करने भी नहीं आता, तो क्या आपकी प्लानिंग क्या है इस पर? देखें जी, उसमें दो चीज़ें हैं। जब कोई भी इशू या बिजली, मैं इसी की बात करता हूँ कि बिजली जब ख़राब होती है तो उसके लिए दो चीज़ें मेन है। एक ये कि जो वर्क फोर्स है जिन्होंने उसको ठीक करना है, वो टीम जो है आया डेडिकेटेड है और वो काम करना चाहती है। दूसरा ये कि उनके पास वो गैजेट्स या वो सामान मौजूद है जिसको उन्होंने इस्तेमाल करके तो बिजली बहाल करनी है। जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये दोनों चीज़ें लेस्को के पास बेहतरीन मौजूद है। बट लोगों की एक शिकायत, क्योंकि हमारा फर्ज है जी, हम यहाँ पे बैठते हैं, लोगों के हम भी नुमाइंदे हैं, लोग कहते हैं बिल पे जो नंबर दिए जाते हैं उस पर कॉल करें कोई फ़ोन नहीं उठाता है, क्यों है ऐसा? हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, ये शिकायत मुझे भी है और मैं अभी रिसेंटली परसों की बात बताता हूँ आपको कि रात 1-1.5 बजे तक मैं फ़ोन सुनता रहा और उसके बाद मैंने सोचा कि सुबह चूँकि मैंने नमाज के लिए उठना है तो मैंने 1:30 बजे ना साइड पे रख के मोबाइल, तो मैंने कहा मैं सोता हूँ। तो अभी 5-10 मिनट हुए तो फिर एक कॉल आ गई मुझे, तो उन्होंने कहा जी मैं सारी मादरत चाहता हूँ जी, मेरी बिजली जो है ना अभी 1-1.5 घंटा पहले बिजली चली गई है और बहुत गर्मी है, तो मेहरबानी करके सीओ साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, अच्छा तो नहीं लगता इस वक्त मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मेरी बिजली चला दें। डायरेक्ट आपको भी कॉल आती है? जी बिल्कुल, मुझे कॉल आती है जी। और उसके बाद मैंने उसको कहा, मैंने कहा वेल डन जेंटलमैन, मैं अभी आपकी बिजली तो ठीक कराता हूँ लेकिन मेरे पास 70 लाख माशाल्लाह कंज्यूमर हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अब इसके बाद किसी और की बिजली बंद ना हो, क्योंकि जब आपकी ठीक हो जाएगी आप तो सो जाएंगे लेकिन मुझे फिर वो दूसरा बंदा जगाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये टेलीफोन की जहाँ तक आपने बात की, मैं भी सुनता हूँ, मेरे लोग भी सुनते हैं, जब सीओ सुनेगा तो जूनियर क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चूँकि एक एसटीओ जो है उसके पास, बेचारे के पास जहाँ पे 12-13 हज़ार कस्टमर होने चाहिए, उसके पास 70-72 हज़ार कस्टमर हैं और उसके बाद जो है वर्क फोर्स वो भी लिमिटेड है, उसके बाद वो रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, लेकिन वो फ़ोन सुनता तो है। सर हम तो खुद मुतासरीन में शामिल हैं, जब नहीं कोई फ़ोन उठा रहा होता तो फिर शायद सिपरा साहब तो हैं ही, फिर हम उनसे मदद की अपील कर लेते हैं कि सर कुछ कर दें। लेकिन इससे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, अभी ये महीने-1.5 महीने के अंदर अंदर ये फ़ोन की शिकायत आपको ख़त्म हो जाएगी और आपको फ़ोन पे कॉल ही करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेस्को इसको डिजिटलाइज करने जा रहा है और ज़रूरत है। हाँ, वो हमारे 2 सेंटर जो है ना, कस्टमर सर्विस सेंटर, एक ये डिफेंस में और एक टाउनशिप में, ये इस्टेब्लिश हो गया है। और अब आपको जब आप कंप्लेंट करेंगे तो जिस तरह से टीसीएस या डीएचएल का नहीं आप देखती कि मेरी शिपमेंट जो है कहाँ पे पहुँच गई है, और उसी तरह से आपका लाइनमैन या आपकी जो कंप्लेंट है वो आपको रियल टाइम में आपको पता होगा, आपके मोबाइल पे देख रही होंगी कि इस वक्त मेरा कंप्लेंट करने वाला लाइनमैन जो है कहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, तो इसमें वो जो टेलीफोन की वो खत्म होगी। ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। सर बहुत सारे इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने के वाकयात होते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट का टाइम और कितना आपका प्लान क्या होता है उस पर? देखिए मैम, उसके लिए जो है ना हमारा 2 से 2.5 घंटे का टाइम है और 2 से 2.5 घंटे 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर जी बैकअप मौजूद होता है। मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है ना ट्रॉलीज, ट्रांसफार्मर फिटेड ट्रॉलीज मौजूद होती हैं, और अगर आपके जो है ये जो आपके नुमाइंदे इनको जरा काइंडली कहें कि रिपोर्ट करते रहते हैं, किसी दफ्तर में जाएं और जाके देखें, वो देखेंगे कि पीले रंग की ट्रालियाँ जो है ना बड़ी खूबसूरत जो है ना वो वहाँ पे हर दफ्तर में खड़ी हैं। और इस वक्त ट्रांसफार्मर, मैंने बताया कि मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है, ट्रांसफार्मर ट्रॉलीज मौजूद हैं और उनको सिर्फ गाड़ी के साथ हुकअप करके तो वहाँ लेके जाना होता है। क्योंकि बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वो ट्रॉली ट्रांसफार्मर मूव नहीं कर सकता, बाजार तंग हैं, गलियाँ तंग हैं, तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना होता है। बड़ी क्रेन है वो भी अगर वहाँ पे नहीं जा सकती तो फिर हमें छोटी जो है ना वो चिंची उन पे रख के ट्रांसफार्मर लेके जाना पड़ता है। तो ये अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर जो है ना हम रिस्टोर करते हैं। लाइन स्टाफ आपके पास इनफ है? लाइन स्टाफ इनफ तो नहीं है, लेकिन चार्ज है। जब लाइन स्टाफ ने ये कमिट कर लिया और ये ऑन कर लिया कि हम ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं
या अपनी माँ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप बेहतर समझती हैं कि जब एक बंदे के जहन में ये बात हो कि मैं अपनी माँ को मैंने करना तो सर्व करना है, तो उसकी डेडिकेशन और उसकी कमिटमेंट का क्या लेवल होता है। सही। इस वक्त लेस्को की लाइन स्टाफ जो है या ऑफिसर हैं, उनकी कमिटमेंट का ये लेवल है कि वो ये समझते हैं कि हम अपनी माँ को सर्व कर रहे हैं। सर आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपनी टीम को इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं। नो डाउट ये मोराल बुलंदी करता है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं मैं चाहूंगी कि टीम इस तरह से परफॉर्म भी करे, क्योंकि अक्सर अब हमें लोगों की शिकायत क्या आती हैं, रात सारी लाइट गायब है, दफ्तर गए करीबी लेस्को के तो वहां तो कोई बैठा ही नहीं हुआ था, ऐसे में क्या किया जाता है? हाँ बिल्कुल। देखें जी, बात यह है कि एक जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि बिजली इतनी बुनियादी ज़रूरत है, अगर 10 मिनट के लिए बिजली ना हो तो कोहराम मच जाता है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि एक सब डिवीजन में अगर 3-4 साइट्स पे प्रॉब्लम आ गया है तो उसमें ये होगा कि पहले लाइनमैन लिमिटेड है ना, दो लाइनमैन है, 2 गैंग हैं और 4 या 5 साइट्स पे उनको जाना है या ट्रांसफार्मर मूव करना है, तो वो क्या करेंगे, वो फौरी तौर पे पहले एक साइट पे लेके जाएंगे और तूफान की वजह से या कोई भी मसला बना है तो यकदम 4 ट्रांसफार्मर खराब हो गए, तो एक ट्रांसफार्मर पे जाएंगे, उसको ठीक करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे पे। जो पहले वाला है वो तो खुश हो गए, सो जाएगा, आराम करेगा, ठीक है, लेकिन जो आखिर पे आएगा वो धुई कराई करेगा, वो कहेगा इतना ज़्यादा हो गया, इतनी देर होगी। मैंने जैसे आपको अभी गुजारिश किया कि कल इतवार वाले दिन मैं निकला यहाँ से हाल रोड से, तो चला गया छदरे से, मुझे कंप्लेंट्स आ रही थी कि वहाँ पे काफ़ी देर तक ये बिजली सप्लाई बहाल नहीं होती। और वहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्टम इस तरह से पुराना और बोसीदा है और लोड ग्रोथ इस तरह से हो रही है कि हमारी जो है ना एस्टिमेशन से भी ज़्यादा, वो जो मेरे वालिदैन ने आज मेरी जन्म पे 1 मीटर लगाया था और उसमें 1 किलोवाट लोड अप्लाई किया था, अभी मेरे घर में वो 1 किलोवाट के अगेंस्ट 10-12 किलोवाट एसी भी आगे, सब कुछ आगे, लेकिन रिकॉर्ड पे वो 1 ही किलोवाट चल रहा है। मेरे पास, महकमे के पास उसका 1 किलोवाट सैंक्शन लोड है। सर वो सीधा सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया जा सकता? ये जो हमने माजी में सुना भी था शहबाज शरीफ साहब के दौर में कि जी हम अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं, उसको हम क्यों आगे नहीं लेके जा रहे? जी नहीं, बिल्कुल ये अंडरग्राउंड हो रहा है, और बल्कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो है ना ये मिशन लेके मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये बहुत ही ज़्यादा इस पे फोकस कर रही हैं और धड़ाधड़ इस पे काम करवा रही हैं। अभी मैंने कल जो है ना वहाँ पे अंडरग्राउंड, ये हाल रोड का जो मैंने माल रोड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे स्टेट बैंक से लेके मस्जिद शोदा तक अंडरग्राउंड सिस्टम जो है ना ले डाउन कर लिया, और कल हम उसकी वो जो ओवरहेड सिस्टम था उसको काटना था, उसके लिए हम वहाँ पे गए हुए थे। तो ये जो है ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि मैडम ने तो ये पिछले दिनों, पिछले हफ्ते की बात है कि डीसी शेखुपुरा वो राब्ता कर रहे थे कि हमें फौरी तौर पे एस्टिमेशन दें जी कि हमने ये अंडरग्राउंड करना है, शेखुपुरा का अंडरग्राउंड करना है, फिर वो मामिया मस्जिद, मामिया कॉलोनी, वहाँ से ये सारा जरूरत है। आगे बहुत सारे मसाइल से अगर आपको बचने तो आपको इस तरफ जाना होगा। वक्त हमारे पास कम है, सिटी 42 की सहाफ़ती खिदमात को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, मैं चूँकि सिटी 42 को मैं 2010-11 से जब ये इस्टेब्लिश हो रही थी तब से मैं जानता हूँ, और मैंने देखा है कि इन्होंने बेहतरीन रिपोर्टिंग की, और आज मैं जब इधर आया हूँ तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि ये अदारा जो आज से 10 साल पहले या 12-15 साल पहले जिसने जन्म लिया था और एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा जांट बन गया, तो इसमें लामअल्लाह ये टीम की डेडिकेशन और साफत की पॉजिटिविटी और अल्लाह का फजलो करम है, वरना इस तरह से फ्लोरिश नहीं होते अदारे जिस तरह से मैंने सिटी 42 को होते देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं जब आप अपने मकसद को अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हो तो कामयाबी फिर आपकी जमानत होती है और अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। सर गुड लक कहना चाहूँगी, आगे मानसून की आमद है तो मुझे पता बड़ा चैलेंजिंग होगा, तो वी होप के मामला अच्छे रहें, लाहौरियों को जो है कोई पॉजिटिव जो है वो सूरत हाल रहे, क्योंकि ये बिजली की फराहमी जो है ये एक बहुत बड़ा मामला है, फिर लोग इससे परेशान भी रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के सिलसिले में जी अपने मेहमान से तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी,
बट भारत को एक मशवरा है कि आजकल तो हमसे पंगा बिल्कुल ना ले, क्योंकि उनके बुरे दिन चल रहे हैं, एक के बाद एक शिकस्त, एक के बाद एक शिकस्त। मतलब कि आप सोच भी कैसे लेते हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, जब हालात आपने बार बार देख लिया, वो चाहे खेल का मैदान हो, वो चाहे जंग का मैदान हो, एक के बाद एक शिकस्त के बाद आप सोच लें कि फिर एक साइड पे होकर बैठ जाए, किसी मुकाबले में ना आए। पाकिस्तान की बानो खौसर हैं जिन्होंने एशियन जिजिस्ट्रो चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को हरा कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। गोल्ड मेडल तो एक अलहदा से बात है, नो डाउट एक बहुत बड़ा एजाज है गोल्ड मेडल भी जीतना, बट भारत को हराना उससे भी बड़ा जो है वो हमारे पास इस टाइम जो है एजाज है। बानो भट्ट के बारे में मैं आपको ये बताती चलूं कि शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा इन्होंने करते हुए अभी रिसेंटली 25 को ये मुकाबला हुआ जिसमें इन्होंने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। सो अपनी मेहमान को हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा दिल करे आपसे खड़े होकर गले मिल लूं कि आपने इतना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मतलब क्या कमाल कर दिखाया आपने। प्रेशर भी होगा, जो हालात बने हुए थे भारत का, अगर आपके सामने मद्दे मुकाबिल प्लेयर हो तो उस टाइम तो फिर अना का मसला बन जाता है। लाइक प्रेशर तो नहीं था, मैं चिल माइंड थी, क्योंकि फाइट से पहले जितना आप काम रहे उतना अच्छा होता है, क्योंकि जो आपको गुस्सा आता है आपकी मतलब आपको वो हरवा देता है। फाइट से पहले कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इंडिया के कोचेस की तरफ से, मैं उस टाइम चुप हो गई थी। अच्छा। लेकिन जब मैं अंदर गई, मैंने मैट पे परफॉर्म किया, मैं जीती, मेरे दिल से निकला हुआ अल्लाह अकबर, उधर पूरे अरीना ने मुझे सपोर्ट किया। लाइक हुआ ये था, मैं और मतलब फाइट से पहले हम लोग बैठे हुए होते बैक स्टेज पे, मैं और इंडिया की लड़की इकट्ठे बैठे, कोच भी था। वो कोच ने कहा मैंने आपके साथ ना पिक्चर लेनी दोनों की, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैंने हाथ मिला के अच्छे तरीके से पिक्चर ली। वही कोच 4 स्टेप्स मेरे से आगे बैठ के मीन्स के उन्होंने उनको अपनी कंट्री में कॉल की, उन्होंने कहा रीचा का मैच है बानों के साथ, उड़ा देंगे, बस जीत जाना है, गोल्ड अपना है। अच्छा। तो अच्छा लिटरली मैं सुन रही थी, तो मैं चुप रही, मैं रिंग में गई, मैट पे गई, मैंने खेला, परफॉर्म किया, और मेरे दिल से निकला हुआ जो अल्लाह अकबर था, पूरे अरीना ने इतनी सपोर्ट किया, क्लैपिंग की, रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप अल्लाह बिल्कुल। और फिर जो मतलब लोगों का इतना प्यार, मैं इतना लाइक मैं आउट ऑफ कंट्री गई हूँ, मुझे पाकिस्तानी होने पे बहुत फख्र महसूस हुआ। लाइक हमारी आर्मी को इतने सारे लोग जानते हैं, सर अहमद, सर औरंगजेब बहुत फेमस है बाहर, मतलब बहुत प्यार मुझे मिला है। हमारी आर्मी ने मतलब हमारी जो कंट्री है उसकी रिस्पेक्ट यहाँ से मतलब बहुत ऊपर कर दी, इतना लोग प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो कितनी तैयारी की इस मुकाबले के लिए, जब पता था कि जो मद्दे मुकाबिल हरीफ है भारत से आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर जज्बा भी अलहदा होता है, जीत का जज्बा भी होता है, तो आप उसके हवाले से फिर तैयारी कर रहे होते हैं। कितने दिन पहले तैयारी शुरू कर दी थी? 1.5 मंथ पहले मतलब इवेंट में जाने से पहले पता चल जाता है कि ये इवेंट आ रहा है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट नहीं करती, मैं MMA भी करती हूँ। लास्ट टाइम मैं एशियन गोल्ड लेके यहाँ पे आपके पास आई थी MMA में, तो मतलब मैं काफ़ी सारे डिफरेंट गेम्स करती हूँ, तो मतलब मैं उस इवेंट्स के हिसाब से ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे जित्सु का इवेंट था 1.5 महीना पहले मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, बीच में कुछ मामला जंग शुरू होगी, मुझे लगा था शायद मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगी, लेकिन माशाल्लाह से हमारी आर्मी ने कमाल कर दिखाया और हमारी नॉर्मल चीज़ें उसी तरह से होना शुरू की। अच्छा मुझे ये बता दें, हेल्प लेती हैं, ट्रेनर साथ होते हैं, उनकी खिदमात को कैसे देखती हैं, कितना ज़रूरी है आपके पास अच्छा मेंटोर होना भी? देखें एथलीट तो मतलब बहुत सारे एथलीट्स हैं, बाहर जाके परफॉर्म करते हैं, खेल के आते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छा कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे स्पोर्ट्स करते हुए 7 इयर्स हो गए हैं। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं तो जस्ट सेल्फ डिफेंस से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे कोच ने मुझमें पोटेंशियल देखा कि मैं आगे स्पोर्ट्स में जाके कुछ कर सकती, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हूँ। एक सही कोच, सही गाइडेंस, आपके पास एक रोड हो, आपने मतलब उधर मेहनत करते हुए चलते रहना है, आगे पीछे नहीं जाना, जस्ट फोकस करना है, तो मतलब बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा कोच, एक अच्छा मेंटोर होना, और आपका फोकस अपनी कंट्री को बाहर जाके रिप्रेजेंट करना। कि आप जब ये ग्रीन कलर ये पहनते हैं ना, ये झंडा, इसके आप खाली नहीं लड़ रहे होते बाहर, आपके पीछे पूरे मुल्क होता है, आप पूरे मुल्क की इज्जत लेके लड़ रहे होते। बिल्कुल सही कहा। मुझे ये बता दीजिएगा कि मैट पे जब आप मौजूद थी, मद्दे मुकाबला आपके भारतीय हरीफ, सो उसकी साइकी को समझना, किस टाइम पर क्या करना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। क्या उसको वो भी अच्छी खासी तैयारी के साथ थी? जी बिल्कुल, तैयारी के साथ। तो लाइक एक मुकाबला है, आप कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी खासी तैयारी के साथ होते हैं। लेकिन मैं जब अंदर गई थी
मतलब माइंड में होता है डू और डाई, या तो मार दो या मार खा लो। तो मैं अंदर गई, मेरे बस मतलब एक इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ना आपके जब आप अंदर मैट में जाते हो, आप पूरा अरीना देखते हो, आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी आपकी आंखों के सामने आ रही होती, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, कोच ने सपोर्ट किया, इतनी मेहनत करके बाहर आना, और फिर मतलब यहाँ पे मतलब उस टाइम पे कुछ एथलीट्स होते हैं जो घबरा जाते हैं और मतलब डर जाते हैं, और फिर वो काम की जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो नहीं दे पाते। तो मतलब मैं गई, मैंने कहा बस ठीक है, अल्लाह अकबर, दिल में कहा शुरू होगी बस। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपने गेम के दौरान बिल्कुल नहीं करनी होती, जिन पे पाबंदी होती है, जिनका खास ख्याल रखना होता है, वो कौन सी है? ड्यूरिंग जब आपकी फाइट हो रही होती है, लाइक आपने फाउल्स नहीं करने होते, आप बगैर मतलब रेफरी के बोले हुए आप रुक नहीं सकते, फाइट चल रही है, आपको चलाना है, रुकना नहीं है। बेशक आपका ओपोनेंट आपको कह रहा है मुझे छोड़ दो, बस जब तक आपको रेफरी नहीं रोकेगा तब तक नहीं करना, लाइक फाउल्स नहीं करने होते। रूल्स जो होते हैं, रूल्स को फॉलो करके आपने फाइट खेलनी होती है। पूरे ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन 3 to 4 मिनट्स का टाइम होता है, सिंगल राउंड होता है। उसमें आप अगर आप जीत जाते तो आप आगे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, वरना आप उधर ही मतलब पहले राउंड में बाहर। चलिए जी, बानो भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा से इनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ही। वेलकम बैक वंस अगेन। बानो भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपसे चाहूँगी कि हमें कुछ ना आप फाइट के उसूल बता दें, कुछ ऐसी स्टार्ट में जो चीज़ें आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हैं, कुछ चीज़ें सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में भी आ जाएं, तो मैं बानो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमें बता दें कुछ चीज़ें। फाइट में ये होता है, मैंने जिस कैटेगरी में खेला था वो जुजित्सु कांटेक्ट थी। बेसिकली उसमें पंच किक फेस पे आप बिल्कुल नहीं मार सकते। फेस पे मार सकते हैं, आप उठा के गिरा सकते हैं, नीचे जाके लॉक तो लगा के भी लेती हैं? जी वाह, क्या कमाल है भाई। मैं तो आसानी से मतलब किसी को भी उठा लूंगी, लाइक 80 kg तक मैं लिफ्ट कर लेती हूँ, उठा लूंगी। तो जो फर्स्ट बेसिक होता है, हमने पहले पंचिंग करने गिराएंगी नहीं तो उठा के दिखा देंगे, अगर ये कंफर्म है कि मैं नीचे नहीं गिरूंगी तो। नहीं। अच्छा, पहले मैं आपको बेसिक्स बता दी। पंच किक से स्टार्ट होता है, जब हमारी फाइट स्टार्ट होती है हम इतने डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, बेसिकली बॉक्सिंग के थ्रू जुजित्सु में कांटेक्ट में करते हैं। पहले हम जैब क्रॉस करते हैं, फाइट देखते हैं। ये आपकी हड्डी टूटी थी? जी ओहो, आप अच्छा। सही है। उसके बाद आप किक्स कर सकते हैं, लाइक फ्रंट किक कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, लेग को अपनी रेस कर, फेस किक कर सकते हैं, पंच किक जी, और आप साइड किक कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट किक्स हैं, आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप पंचेस मार के उसको पकड़ के लाइक जूडो थ्रो मार सकते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। और ये तो पंच किक है। और जो सेल्फ डिफेंस के लिए आप लड़कियां जब जा रही होती हैं, कोई आपको तंग करता है, हुटिंग करने की कोशिश करता है, तो बेसिकली गर्ल्स जो है ना घबरा जाती हैं। पहले आपको कोई पहली बार छेड़ता है, ठीक है, आप जवाब नहीं देती हैं, तो उनको और मतलब ना मौका मिलता है कि लड़की कुछ कह नहीं रही, मैं दोबारा उसको तंग करूं। तो पहली बार में जो आपको मतलब छेड़े या तंग करे, आपको चाहिए उसको उसी टाइम रख के थप्पड़ या लात मार दें, ताकि उसको पता चले कि लड़कियों से पंगा लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम खामोश हो जाती हैं। एक लड़की खामोश होगी तो लाइक जिस लड़के ने उस पर किया होगा वो दूसरी लड़की को भी तंग करेगा। अगर वो लड़की उसी टाइम उस लड़के को जवाब दे देगी, उसकी जरूरत नहीं होगी कि किसी और लड़की को तंग करे। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि अब मैं आपको पकड़ रही हूँ, तंग कर रही हूँ, आप यहाँ से एक ये जो हाथ है ना, आपने अपने ही हाथ को इधर से पकड़ के नीचे की तरफ आप ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेरा हाथ है ना, मैंने ऊपर से आपको पकड़ा हुआ, ऊपर वाली ग्रिप मेरी स्ट्रांग है, नीचे से जस्ट मेरी जी मेरी टू फिंगर जब मैंने टाइट पकड़ा हुआ, खींचवाया, खींचे जोर से, ये आप मुझे पकड़े, ये देखिए अभी आपने मुझे ऊपर से पकड़ा, हाँ ये ज्यादा ग्रिप से हुआ है, ये आप इन्होंने मुझे फुल पावर से पकड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ से अपना हाथ पकड़ा और नीचे की तरफ, क्योंकि चाहे जितना भी स्ट्रांग हो आप लड़का या आदमी, वो आपको पकड़ेगा, ऊपर से पकड़ेगा, आपने देखना है, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज क्या होता है, ऐसे पर्स वगैरह खींच लेते हैं लोग जाते जाते, हाथ से मोबाइल खींच लिया, सो वो बाजू को होल्ड कर लें, आप किस तरह से नहीं, जैसे अब मैंने बैग पकड़ा, आप मुझे पकड़े, आपने मेरा बैग खींचने की कोशिश की, यहाँ से हम पकड़ रहे थे बैग को हम अपने बैग को बचाने, आप बैग को छोड़ के उसको डायरेक्ट स्टमक से मारे या आप डायरेक्ट लात मारे तो वो पीछे हो जाएगा, आपको इतने में स्पेस मिल जाएगी, आपको टाइम मिल जाएगा कि आपने किस तरह खुद को रिकवर करना है। बड़ा सडन आपको ना ऐसे डिसीजन लेना होता है, बिल्कुल, तो वो किसी ने आपको पकड़ा है तो आप थप्पड़ मारे या धक्का दे, मतलब
और जो नॉर्मली तो हम ऐसे ना छुड़वाने की कोशिश करते हैं हमें देखना चाहिए क्योंकि मेल और फीमेल की पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि हमें फिर मेल के वीक पॉइंट्स देखने चाहिए, जैसे आंखों में फिंगर मार दी, नीचे नी मार दिया, मतलब इस तरह के वीक पॉइंट्स को आप अपने सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के आपको चलना पड़ता है और देखना भी पड़ता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आजकल बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के। लेकिन मैं देख रही हूँ हमारा मुआशरा है जो तब्दील हो रहा है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, सेल्फ डिफेंस भी कर रही हैं। अक्सर मैं भी मतलब कभी जा रही होती थी तो मुझे कोई तंग कर रहा होता था तो मैं उसी टाइम जवाब पे पंच मारा कभी किसी के? मैं जा रही थी घर से, मुझे किसी ने तंग किया, मैंने ऐसे मतलब बाइक पर थे लड़के, मैंने उनको ऐसे पकड़ा, 3 थे, मैं बीच गली में मैं मार रही और मेरी छोटी बहन मुझे देख रही है और मेरे लोग भी देख रहे हैं। लोग यहाँ से शर्ट से पकड़ लेती हैं? आप शर्ट से पकड़ा है, मैंने पीछे से मुक्का मारा। जरा पकड़ के दिखाएं कैसे पकड़ा है? जी जरा पकड़ के दिखाएं। ये मतलब वो बाइक पे 3 लड़के बैठे थे, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, ठीक है, और यहाँ से मैंने उसको मारा, फिर मैंने यहाँ से लगाई, फिर मैंने घुटना मारा, मेरे जो बस में मैंने मारा, मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, क्योंकि मैं जा रही हूँ, पहले एक बार तंग किया, दूसरी बार फिर मैंने कहा आप अगर आए तो ये गया, तो इस तरह। और मेरी छोटी सिस्टर मुझे साथ देख रही थी, अगर मैं उस टाइम डर जाती तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बस आपने ऐसे पकड़ के बस एक पंच कर दें तो वो काफी हो जाता है। अच्छा ये वीक पॉइंट्स का आपने देखना है, आंखों में भी आप फिंगर कह रही हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से वहां पर ना सबसे पहले हौसला बाहिम्मत होना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक, इसी तरह से जीतती रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।